ठीक है, तो करते हैं हम अपना प्रिलिमिनरी चैप्टर रिवाइज एक बार फुल फ्लेज फिर से। ठीक है, फिर करेंगे हम समरी बनाएंगे एंड उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, और सारे सेक्शंस आज हम लिखने वाले हैं और जैसे जैसे करते जाएंगे उसमें ऐड ऑन करते जाएंगे। एक तरह से ना हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स या इंडेक्स बन जाएगा पूरे सेक्शंस। ठीक है, तो डेली डेली आपने जैसे आए वो गो थ्रू कर लिया, सेक्शन भी ऐसे याद होते जाएंगे। ठीक है, ये प्रिलिमिनरी चैप्टर में कितने थे सेक्शंस बताना जरा। दो थे। सेक्शन वन किसके बारे में था? नाम पता। ठीक है, और सेक्शन टू किसके बारे में? हाँ, डेफिनेशंस के बारे में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फिर से। ठीक है, हमने सेक्शन वन किया है, यहाँ पर सेक्शन टू किया है, मीनिंग कंपनी का समझा था, उसके बारे में पढ़ा था, काइंड ऑफ कंपनीज एंड कुछ मिसलेनियस प्रोविजन जैसे डॉक्यूमेंट कंपनी, निधि कंपनी। ठीक है, एंड कुछ मिसलेनियस डेफिनेशंस की थी। ठीक है, आगे चलो, फिर हमने यहाँ पर अच्छा डेट्स क्या थी। अगर आपको एमसीक्यू है, व्हाट इज द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज है, तब एक्चुअल में वो अप्लाई होना शुरू हो गया था। हाँ जी, जब हम तक पहुंचा, हम तक कब पहुंचा, ऑफिशियल गजेट में कब छपा? 30th को। ठीक है, और वैसे ही यहाँ पे सेक्शन वन में होता कि नाम है कंपनीज एक्ट और पूरे इंडिया पे अप्लाई करेगा ये, वो पहले वाली चीजें हट गई हैं एक्सेप्ट फॉर जीएंड के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ठीक है, और पहले कहाँ पे दो घरों में पास होता है। ठीक है, पहले पार्लियामेंट क्या करती है, एक रफ सा ड्राफ्ट बना के पेश करती है। ठीक है जी, और कहीं पे फिर से डाउट हो आप पूछ सकते हो जब। हाँ जी, देन उसके बाद क्या किया जाता है, इधर लोकसभा में पास होता है, फिर राज्यसभा में, फिर प्रेसिडेंट अपनी कंसेंट देता है। ठीक है, तो 29 अगस्त याद रखने, और फिर आगे ऑफिशियल गजेट अखबार में छप गया था ऑनलाइन वाले, है ना, तो वहां पे 30 अगस्त। तो इफेक्टिव डेट है, कमेंसमेंट डेट क्या मानी जाएगी यहाँ पे? 30 अगस्त, है ना, इसके आगे बेशक आप लिख दो कमेंसमेंट डेट। कमेंसमेंट डेट, कमेंसमेंट डेट या डेट ऑफ कमेंस, 30 अगस्त को, जिस दिन ऑफिशियल गजेट में छपा है हमारा। ठीक है, देन ये किसके ऊपर अप्लाई होगा? भाई कंपनीज एक्ट है, सब कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होगा, चाहे वो नई एक्ट में बनी है चाहे प्रीवियस कंपनी लॉज में या कंपनीज एक्ट में बने, और उसकी भी हमने डेफिनेशन देख ली थी, है ना। देन बैंकिंग, दो बेस्ट फ्रेंड्स थी हमारी, बैंकिंग कंपनीज के ऊपर अप्लाई होगा, इंश्योरेंस कंपनी, और किसके ऊपर? बिजली, बिजली वाली, है ना, इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस कर रही है वो वाली, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे वो वाली, या जिनके अपने कोई मम्मी पापा स्पेशल है। अच्छा, अगर बीच में कॉन्ट्रडिक्शन और लड़ाई झगड़ा हो तो? हाँ ना, जैसे बैंकिंग के क्या है, मम्मी पापा का नाम बैंकिंग रेगुलेशन है। ठीक है, और इधर इंश्योरेंस का इंश्योरेंस है। ठीक है, और इधर इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रिसिटी है। इनके मम्मी पापा कुछ और कह रहे हैं, कंपनीज एक्ट कुछ और कह रहे हैं, तो हमने किसके मम्मी पापा की सुनी? अपने वाले एक्ट की सुनी। तो इन केस ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन और इनकंसिस्टेंसी हमने अपने मम्मी पापा की अपने एक्ट की बात सुनी। ठीक है, उसके अलावा बाकी सबकी हमने सुनी है, दूसरों के मम्मी पापा की अपने। फिर यहाँ पे अलग अलग डेफिनेशन की थी, कंपनी का मतलब आ गया था, इसका क्या था? अच्छा, सेक्शन टू क्लॉज 20 है, सब सेक्शन 20 क्लॉज होगा डेफिनेशन, बिकॉज रीजन कोई इंटरलिंकिंग नहीं है, बाकी सब जगह पे हमारा वही चलता है, सेक्शन सब सेक्शन क्लॉज सब। ठीक है, एंड सेक्शन टू क्लॉज 20 में था यहाँ। ठीक है, कंपनी का मतलब क्या था, इस एक्ट में बनी या पिछले एक्ट में किसी में बनी, और इसका क्या था, क्लॉज 67, जिसमें बहुत सारे एक्ट थे, वो जस्ट हमने एक रीडिंग। फिर एक जस्टिस मार्शल ने कहा था कि भाई ये वाले सारे फीचर जो आगे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, ये आर्टिफिशियल पर्सन है, नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, ठीक है, इनविजिबल, इंटेंजिबल है, सिर्फ कानून की नजरों में जिंदा है। ठीक है, और जस्टिस जी ने क्या कहा कि ये कुछ लोग मिलके कुछ काम करें, कॉमन ऑब्जेक्ट है इनका, वो कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या क्या प्रोफेसर हैनी ने कि ये भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, लॉ के द्वारा बनाई गई सेपरेट आइडेंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन। ठीक है, ये सारे एक तरह से क्या बोल दिए, कुछ कुछ उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए जो हमने आगे पूरा फुल फ्लेश टॉपिक किया था। जस्टिस लिंगले ने क्या कहा कि भाई ये कुछ लोग हैं मिलके क्या करते हैं, कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, पैसे लगाते हैं। ठीक है जी, और उनको बदले में क्या मिलता है, वो प्रॉफिट हो चाहे नुकसान हो, वो दोनों झेलते हैं। ठीक है, और वो कैपिटल, उसको कॉमन स्टॉक को कैपिटल बोला जाता है जो बिजनेस में लगाया जाता है, और जो उनके शेयर्स होते हैं, ठीक है, वो ट्रांसफरेबल होते हैं, ये भी हमने देखा था। ठीक है, तो ये कुछ डेफिनेशंस थी हमने की। देन उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे हमने कंपनी के। ठीक है, कंपनीज एक्ट में इसको रजिस्टर कराना पड़ता है, वेबसाइट कौन सी थी? एमसी की वेबसाइट पे। ठीक है जी, और ये आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, कभी बीमार नहीं पड़ सकती। ठीक है, और ये क्या है, एक तरह से फिक्टिशियस पर्सन बोला जाता है, एग्जिस्ट ओनली इन आइज ऑफ लॉ। फिर ये सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, कंपनी अलग और उसके मेंबर्स डायरेक्टर्स को सब अलग माना जाता है, उनके सब अपने हक अधिकार है, राइट्स एंड ड्यूटीज है। ठीक है, परपेचुअल सेशन में क्या था, चलती जाएगी कंपनी, और रीजन क्या है, क्योंकि जो मेंबर्स के पास शेयर्स है वो ट्रांसफरेबल होते हैं। ठीक है, अगर डेथ हो जाए मेंबर की तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव या अगर नॉमिनी अपॉइंट किए तो उनके पास चले जाएंगे। इंसॉल्वेंसी, दिवाला निकल गया उस केस में,
हाँ हाँ, कोर्ट अपॉइंट करते हैं ऑफिसर, जिनका नाम होता है ऑफिशियल रिसीवर है, उनके पास चले जाते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी में किया था यहाँ पे कि भाई टाइप ऑफ कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा कि उनके जो मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी कहाँ तक सीमित है, कितने पैसे मंगवा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको समझ आ गया होगा नेचर क्या है कंपनी का। लिमिटेड बाय शेयर्स, उन तक कितने पैसे मंगवा सकते हैं जितना पैसा उन्होंने शेयर्स के ऊपर अभी पेंडिंग है देना। लिमिटेड गारंटी, जितना पैसा उन्होंने गारंटी किया है मेंबर से उतना मंगवा सकते हैं। अब दोनों का कॉम्बिनेशन है, गारंटी भी ले रखी है लोगों से, शेयर्स भी इशू किए, तो जितना गारंटी के और जितना पैसा पेंडिंग। ठीक है, और अनलिमिटेड कंपनी कौन सी थी? कोई लिमिट नहीं है, जब तक कर्जा उतरता नहीं कंपनी का वो मंगवाते जाएंगे, ये किया था। ठीक है, देन हमने और कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स इधर किए थे? हाँ, ये कॉमन सील वाला। ठीक है, कि दिस इज ऑफिशियल सिग्नेचर, स्टैम्प ठप्पा बोल देते हैं। ठीक है, ये चीज आपने पढ़ी थी फाउंडेशन में, इसको आप लिख लो। ठीक है, कि ये क्या है? ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ कंपनी, दिस इज ऑप्शनल। ये आपका फाउंडेशन में था, हमने कवर अप किया। और वो हाँ हाँ, ये कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015, फिर से लिख देती हूँ। ठीक है, फिर से लिख देती हूँ। अच्छा अच्छा, है ना, ये क्या है? कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015। ऊपर क्या लिखो? ऑप्शनल। ये कहाँ पे आ गया था, कहाँ लिखा था ये? अमेंडमेंट एक्ट। बहुत सारी चेंजेस होती है ना, एक्ट ही निकाल देते हैं अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो 2015 में आई थी नोटिफिकेशन, उसमें उन्होंने ऑप्शनल कर दी। उससे पहले मैंडेटरी, कंपनी है तो ये ठप्पा या स्टैंप पे होना चाहिए, अब ऑप्शनल है। अब उस केस में बोला क्या है कि क्या चीज कितने लोगों से साइन करवा लो कि बस वो वैलिड माना जाएगा? कहते हैं अगर तो सीएस है। सीएस कौन होते हैं? कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है जी। तो वो ना कुछ कंपनीज को कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि आपको अपॉइंट करना है, आपको नहीं करना। अगर तो उनको अपॉइंट नहीं करना चाहिए तो दो डायरेक्टर कर दे, तो वो वैलिड माने जाएंगे वो डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ऑथेंटिकेट वो कर दे, वेरीफाई कर दे। अगर सीएस अपॉइंट किया हुआ है कंपनी ने, ठीक है, तो एक डायरेक्टर और एक साथ में सीएस मिलके कर दे। आपके पास है नहीं कुछ? मैं पेन दूं? पेंसिल आज मेरी भी घर है, मैं पेन नहीं रखूंगा। पेन तो है मैम। अच्छा पेन तो है, पेंसिल। अच्छा, पेंसिल से करते हो? ठीक है, तो ये यहाँ पे क्रॉस लगाया हुआ है कि सीएस नहीं है, और इधर ये टिक लगाया हुआ है। आ रही है ना समझ? यस मैम। ठीक है, तो ये था हमारा। ठीक है। ठीक है, चले आगे फिर हम। चलो, फिर इसमें हमने ऑफिशियल सिग्नेचर का पढ़ लिया, और वो ट्रांसफरेबिलिटी का क्या था? कौन सी कंपनीज में कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी शेयर्स को बेचने के लिए? प्राइवेट कंपनी में थी, पब्लिक कंपनी में खुली छूट थी, कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं। ठीक है, फिर सेपरेट मैनेजमेंट, कंपनी संभालेगा कौन भाई? डे टू डे वाला काम बोर्ड और डायरेक्टर संभालेंगे, ये किया था हमने। ठीक है, और वही कंपनी अपने नाम पे, ठीक है, दूसरों के ऊपर भी केस कर सकती है और दूसरे लोग उसके ऊपर भी कर सकते हैं। ठीक है, देन सेपरेट प्रॉपर्टी, कंपनी अगर कोई प्रॉपर्टी एसेट रख रही है अपने नाम पे रखेगी, इंश्योरेंस पॉलिसी भी अपने नाम पे लेगी। क्या था केस? क्या था उसमें, बताओ जरा। हाँ हाँ, आग लगी थी, बिल्कुल सही, आ गया ना याद एकदम से। लकड़ी वो काट के बेचने वाला काम था, आग लगी। तो ये जो मकोरा था एम, जो हम कह रहे थे, इसके इसके नाम पे ही थे सारे शेयर्स। ठीक है, कंपनी के, ये कहता सारा कुछ तो मेरे नाम है, तो अपने नाम पे ले लेता हूँ। इंश्योरेंस कंपनी कहती नहीं जी, सेपरेट लीगल एंटिटी, आप अलग हो, कंपनी अलग है। आपका कोई हक नहीं कंपनी के एसेट्स के ऊपर, आपका उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, बेशक वोटिंग पावर है, कंट्रोलिंग पावर है, उसके ऊपर कोई हक नहीं है। और ना ही इंश्योरेंस क्लेम में आपका कोई हक। ठीक है, तो यहाँ पे रिजेक्ट हो गया था मकौरा वर्सेस कौन सा? इंश्योरेंस कंपनी का, नादन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, फिर आगे देखो हमने क्या शुरू की थी कहानी फिर। सेपरेट लीगल एंटिटी की, भाई कंपनी अलग, मेंबर अलग, कंपनी के अपने हक अधिकार है, राइट और मेंबर्स के अपने हैं। ठीक है जी। तो इससे रिलेटेड हमने केस स्टडीज की थी। ये क्या थी? सेलमन वर्सेस सेलमन में क्या था? हाँ, जो काम क्या था बताना। हाँ, जूते बनाने वाला काम था, अकेला बना रहा था। फिर उसने ना क्या कर दिया, सारा काम का किसको बेच दिया, एक कंपनी बना दी, उसमें अपने घर वाले रख लिए सारे, है ना, खुद डायरेक्टर, खुद मेंबर, सब कुछ फैमिली मेंबर्स के ऊपर। ठीक है, और देखो सोल प्रोप्राइटरशिप उसने कंपनी को बेची, उसको पैसे मिलने चाहिए ना जो बेच रहा है सेलर। ठीक है, तो उसके कुछ यहाँ पर डिबेंचर्स को इशू कर दिए थे, सिक्योर डिबेंचर्स। और उधर से उन्होंने बाहर वाले कुछ लोगों से लोन लोन बोरिंग्स ले ली थी।
तो पैसे किसको वैसे मिलने चाहिए, सिक्योर्ड वालों को, अनसिक्योर्ड वालों को? सिक्योर्ड वालों को मिलने चाहिए, ठीक है। पर ये 12 लोग कहते कि भाई कोर्ट में जाके कहते कि ये तो कंपनी ना जानबूझ के बनाएगी है, कंपनी भी इसी के मेंबर भी, डायरेक्टर भी, एमडी भी, सब कुछ ही यही है, ठीक है। और इसके ऊपर हमने वो सिक्योरिटी डिबेंचर इसको इशू कर रखे, देनदारी भी है। हाँ जी, ये दूसरा क्या था, ली वर्सेस ली वाले में क्या था? अब आपको चीजें सारी आ रही होंगी है ना, कि इतनी बार हमने कर ली है चीजें। पायलट था, क्या हो गया था उसको पता है? हाँ, डेथ हो गई थी, फिर इसकी वाइफ चली गई। हाँ हाँ, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल वही कहानी थी, क्योंकि ये कंपनी में काम भी कर रहा था, डायरेक्टर भी था, मेंबर भी था, जॉब भी कर रहा था। और कंपनी ने अपनी एम्प्लॉयज के ऊपर इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी थी, इसकी डेथ हो गई, इसकी वाइफ गई वहां पे कि मेरे को दो पॉलिसी का पैसा दो, तो वो उसने रिजेक्ट कर दिया कि भाई सब कुछ ही ये है, जानबूझ के सब कुछ ये चीजें की हुई है, सब कुछ ही यही है, कंपनी के ऊपर ही है ये चीजें, ठीक है। तो वो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया सेपरेट लीगल एंटिटी का, और उसको मिल जाएगी पैसे पॉलिसी। ये क्या था? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, बच्चे एफ घुस गया। हाँ, डिविडेंड एग्जाम्प्ट है। वो ना, जैसे हम कहते हैं ना कि बच्चे रीस करने लग जाते हैं, यहाँ पे शेयर होल्डर्स रीस करने लग गए, भाई कंपनी की इनकम एग्जैक्ट हमारी भी होनी चाहिए, कंपनी की एग्रीकल्चर इनकम है, इनकी डिविडेंड इनकम। तो दोनों अलग पर्सन है, ठीक है, और दोनों की इनकम अलग है, सेपरेट लीगल एंटिटी, तो दोनों की क्या होएगी यहाँ पर, टैक्सेबिलिटी अलग अलग, ठीक है। फिर हमने आगे क्या किया था यहाँ पर, फिर हमने शुरू कर दिया था इसका रिवर्स क्वेश्चन, मतलब कॉर्पोरेट वेल। कॉर्पोरेट वेल की मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी को बोला जाता है, अब इसको लिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसका नाम क्या है, लिफ्टिंग या पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, ठीक है जी। तो इसमें क्या था, अब हमने पर्दा उठाना था। हम बोल रहे हैं कंपनी अलग, मेंबर्स अलग, अब उससे हमने पर्दा उठा दिया, मतलब अब जो असली गुनेगार है ना, जो कंपनी के नाम पे गलत काम कर रहे हैं, उनको पकड़ के लेके आना है, घसीट के लेके जाना है कोर्ट में, ठीक है जी, उनको देखना है अब क्या है, ठीक है। अच्छा, ये कब कर सकते हैं हम, बोलो जी, कब कर सकते हैं? अगर अलाउड है, कंपनीज एक्ट में भाई अलाउड किया हुआ है ये। अगर कोई ऐसा केस है कि कोर्ट की मर्जी है, वो ऐसे वो कर सकती है, पर्दा उठा के देख सकती है। और अगर क्लियर एविडेंस है, सबूत है कि कंपनी जानबूझ के बनाएगी है, मतलब ठगी करने के लिए, फ्रॉड करने के लिए, चोरी करने के लिए, है ना, टैक्स टूक्स की ये सब, तो इससे रिलेटेड फिर हमने केस स्टडीज किए थे। चलो जी, यहाँ पर बताओ ये क्या था, रीसर डिनशॉ मैकेंजी पेटेड, ये क्या था? हाँ 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 हाँ, उसकी इनकम क्या थी, उसने पैसे लगा रखे थे, उसको डिविडेंड इनकम आ रही थी, इंटरेस्ट इनकम आ रही थी, कहता हाँ मेरी इनकम ज्यादा है, उसने आगे बाइफरकेट कर, ठीक है, और ये दिखा रही है कि लोन दिया, इनकम की जगह लोन दे रहे हो, और वो कभी उसको वापस होने नहीं है, ठीक है। आप देखो जैसे कंपनीज में अनसिक्योर्ड लोन ऐसे चलती रहते हैं इतने सालों साल, किसी से पैसे ले लिए, वो दिखा रही है लाइबिलिटी, ठीक है, और यहाँ पर क्या थी, वो इनकम थी, एज लाइबिलिटी दिखा रहे हैं और ट्रांसफर करें। तो बनाई क्या थी, इंटेंशन क्या थी, टैक्स की चोरी। तो ये गलत है, लिफ्ट कर दिया यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी वाली चीज। फिर अच्छा, ये क्या था, गिलफोर्ड मोटर कंपनी लिमिटेड वर्सेस, हाँ हाँ हाँ, एम्प्लॉयर ने कहा कि भैया अगर काम छोड़ते ना, हाँ हाँ, मतलब हमारे खराब ना करियो कस्टमर, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और उसका दिमाग घूमा, वो कहता है इसने मेरे ऊपर पाबंदी लगाई है, मैं कंपनी बना के कर देता हूँ, कंपनी में सारे घर वाले डाल दिए कूद है, ठीक है। तो कोर्ट ने क्या बोला, इसकी इंटेंशन गलत, ठीक है, तो ये इस पे, हाँ हाँ, है ना, तो इतनी बार अगर करते रहेंगे चीज तो क्यों नहीं होगी, और इजी भी लग रही होगी आपको, तो हर चैप्टर हमने ऐसे, हर सेक्शन, हर टॉपिक ऐसे करना है, ठीक है। बस थोड़ा सा 10 मिनट जरूर घर पे दे दिया करो, और भी, है ना, तो आप कहोगे यार मैम इतनी बार रिपीट करेगी तो मैं आता है, अगर ये आ गया ना अंदर से, तो ये पॉजिटिव चीज हो जाएगी, ठीक है। आ जाओ। और ये तो कुछ बच्चे इकट्ठे रहते हैं तीनों, है ना, मतलब इतना फायदा हो सकता है ना, जो पांच और भी हैं बच्चे। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, नहीं मतलब एक होता है कि आप प्लान आउट कर सकते हो, ध्यान रख सकते हो एक दूसरे का। चलो, अब यहाँ पे क्या था, डैमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर रबड़ कंपनी, यहाँ पे क्या था, डैमलर और रबड़ टायर। हाँ 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 हाँ, एनिमीज, जंग छिड़ गई थी भाई, अगर ये एक दूसरे के ऊपर केस ही नहीं कर सकते, ठीक है। और यहाँ पे जो कंपनी थी उसके पीछे लोग कौन थे, उसके दुश्मन ही थे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ क्लेम कर ही नहीं सकते, यहाँ पे वो वॉइड हो जाएगा जो भी यहाँ कोर्ट केस वगैरह की। फिर एक वर्कमैन एम्प्लॉयड, ये वाला था, एसोसिएट रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड वाला था,
बोनस, जितना ज्यादा प्रॉफिट उतना ज्यादा बोनस की लायबिलिटी बनेगी। उन्होंने क्या कहा, सब्सिडरी बना दी, वहां ट्रांसफर कर दिया, कहते कि अब देने की जरूरत नहीं बोनस, पर ये चीज गलत थी। ये बोनस बचाने के लिए, मतलब आगे पेमेंट ना करनी पड़े, ठीक है, तो इसलिए बनाई गई थी। और देखो आगे हमने क्या किया था। फिर इधर हमने शुरू की थी कहानी टाइप्स ऑफ कंपनी की। ठीक है, इतनी तरह की कंपनी हमने कर ली थी इधर। ठीक है, प्राइवेट कंपनी में आगे 1% स्मॉल कंपनी, तो ऐसे करके एक एक हमने ये करके शुरू की थी। और सबसे पहले क्या किया था, ऑन द बेसिस ऑफ साइज या मेंबरशिप, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। इसमें बताओ कोई वो लिमिट थी, पेड अप शेयर कैपिटल इतनी होनी चाहिए उसको बोलेंगे, वो किसमें था, वो स्मॉल में था ना। वैसे प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में दे रखी है कुछ ऐसी लिमिट, नहीं उसमें कुछ ऐसी स्पेसिफाई नहीं है। अगर सरकार चाहे उन्होंने तो क्या करना है, एक नोटिफिकेशन निकाल दे। ठीक है, पर अभी कोई नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी क्या है, यहाँ पर उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, दो जन्म पत्रियां थी, क्या थी कंपनी की जन्म पत्रियां, दो, एमओए और ए। ठीक है, तो वहां पे एमओए में तो बेसिक चीजें होती है, नाम पता, एड्रेस, लाइबिलिटी क्या है, एड्रेस रजिस्टर्ड ऑफिस किधर है। एओ में कुछ रिस्ट्रिक्शन, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन। मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और कुछ यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस थी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स को रिलेटेड। ठीक है, और आप पब्लिक को नहीं खुले हम अपना कर सकते हैं अलॉट शेयर। ठीक है, अपने मेंबर्स को ही आप इशू कर सकते हो शेयर, ये किया था। ठीक है, और हमने यहाँ पे देखा था कि कौन सी रिस्ट्रिक्शन है। देखो ये जो नीचे सर्कल सा था, क्या थी, कहते पूरी तरह बैन नहीं लगा सकते हम, ये जो नीचे बोला है। ठीक है, तो कुछ कुछ लगा सकते हैं, रोक टोक लगा सकते हैं, और सबके ऊपर अप्लाई हुई। और इनके आगे ना ये देखो कांटा लगा लो, ये क्या है, अगर ये चीजें हुई तो आप नहीं कर सकते ट्रांसफर शेयर्स, मतलब पार्टली पेड, पूरे पैसे नहीं दिए शेयर्स के ऊपर तो आप नहीं कर सकते ट्रांसफर, है ना, आगे क्रॉस लगा दो। ठीक है, या ट्रांसफर लिख के, मतलब आपको मतलब समझ आ जाए कि ट्रांसफर नहीं कर सकते हम, सेल नहीं कर सकते अगर पूरे पैसे ना दिए हो शेयर्स के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, अगर इंसॉल्वेंट है, किसको दे रहे हो शेयर्स, किसको बेच रहे हो, अगर वो बंदे का दिवाला निकले या बच्चा है, वो कैसे देगा आपको पैसे। ठीक है, नहीं कर सकते। या आपने गिरवी रखी हुई है शेयर, उसके बदले कुछ ट्रांजेक्शन किए तो भी नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे क्रॉस लगा दो कि हम नहीं कर सकते ट्रांसफर, या ट्रांसफर लिख के क्रॉस लगा दो। क्या हुआ, पसंद नहीं आया लिखा हुआ, अच्छा ठीक है। तो और फिर इधर क्या था, ये जो डॉक्यूमेंट है, भाई जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं बेचने के लिए, वो इनकम्प्लीट है, या किसी के साइन नहीं है, या स्टैम्प अधूरी है, कुछ है, तो भी नहीं कर सकते, पूरा होना चाहिए काम। ठीक है, और हमने कहा था ये कौन प्राइस डिसाइड करेगा, ऑडिटर या मेंबर जनरल मीटिंग में कर देंगे। और यहाँ पे जब आपने बेचने, पहले कंपनी को बता दे, ताकि मेंबर कंपनी क्या बता दे, अनाउंसमेंट कर दे, किसी को खरीदने खरीद ले, अगर किसी ने ना खरीदे मना कर दे तो उसकी मर्जी है मेंबर की, जिस मर्जी को बेच। फिर ऊपर आओ, हमने यहाँ पे क्या किया था, पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी का मतलब देखो क्या लिखा हुआ था, जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। ठीक है, या सब्सिडरी, और क्या, पब्लिक कंपनी, मतलब नॉट प्राइवेट कंपनी, ये सब्सिडरी है किसकी, पब्लिक का। ठीक है, वही वाला एग्जाम्पल है ना, कि वो मैंने आपको अपना दिया था, जैन है, पेरेंट्स तो बच्चे आगे जैन लगेगा आगे, तो ऊपर वो क्या है, पहले पब्लिक कंपनी के बच्चे भी आगे क्या बोलेंगे, पब्लिक कंपनी कहलाए जाएंगे। ये चीज किया। ठीक है, और इनका क्लॉज देख लो। ठीक है, प्राइवेट कंपनी का 2 क्लॉज 68। ठीक है, और पब्लिक कंपनी का 2 क्लॉज 71। ठीक है, और आगे ना केस स्टडीज जो होंगी, ठीक है, जिससे जिसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, वो वाले जरूर हमने साथ में क्लॉज के साथ रखे हैं। कोशिश करेंगे सारे के सारे हो जाए, पर क्या है, 90+ डेफिनेशन है, जिसमें बहुत तो इरेलीवेंट भी है, जैसे वोटिंग पावर क्या है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या है। तो जिसके ऊपर केस स्टडीज बनेगी ना, हम वो तभी तो टेबल बनवाऊंगी आपको, उसमें फिर आगे आगे हम एड ऑन करते जाएंगे चीजें। अब आगे देखो, एक ये इसके ऊपर बड़े केस स्टडीज बनते हैं, ये था कैलकुलेशन ऑफ मेंबर्स। ठीक है, 200 होने चाहिए, इसमें क्या क्या लोगों को हमने एक्सक्लूड कर देना, हाँ जो काम कर रहे हैं या कर रहे थे, हाँ जॉइंट होल्डर्स वन। ठीक है जी, इसके ऊपर करेंगे क्वेश्चन हम। फिर आगे हमने क्या किया था, और कौन सी तरह की प्राइवेट कंपनी होती है, 1% कंपनी, जिसमें एक ही मेंबर है, एक ही डायरेक्टर है, सब कुछ ही वो है। ठीक है, और वो नॉमिनी भी अपॉइंट करे, और जो मेंबर है एक ही बंदा, और जो उसने नॉमिनी अपॉइंट किया, ठीक है, वो भी नेचुरल पर्सन होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए, और एक ही ओपीसी का वो बनेगा मेंबर। ठीक है, या नॉमिनी, और ये माइनर नहीं होना चाहिए। ठीक है, माइनर नहीं होना चाहिए, इसका नाम वगैरह सब डिटेल मेमोरेंडम में डाली होनी चाहिए, ताकि सबको पता हो कि इसने चलानी है, इसके बाद ये नॉमिनी आ जाएगा इसकी जगह पर। ठीक है, देन और हमने क्या किया था, ये 1% कंपनी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, डायरेक्टर और मेंबर वो बढ़ा दो तो आपकी वो बन जाएगी, पर और भी चीजें होती है वो डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और ये इसमें नहीं कर सकते कन्वर्ट इसको,
सेक्शन 8 कौन सी थी ये? हाँ, लोगों का भला करने के लिए बनाई है, अलग ही स्पेशल हमारी कंपनी। ठीक है, तो इसको इसमें नहीं हम कन्वर्ट कर सकते 1%। उसके लिए अलग प्रोसीजर आपको फॉलो करना होगा। ठीक है, और ये 1% कंपनी क्या नहीं कर सकती? एनबीएफसी की तरह वो लेन देन वाली चीजें नहीं कर सकती, या दूसरी कंपनीज में नहीं इन्वेस्ट कर सकती पैसा, ये चीज बोली थी। ठीक है जी, और हमने यहाँ पर ये एक टेबल बनाया था जिसमें हमने किया था ओपीसी में तो 1 1 1 बनी। मिनिमम मैक्सिमम मेंबर डायरेक्टर सब 1 1 देंगे। प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर्स? हाँ, कितने मेंबर्स? हाँ, कितने? 2 से लेकर 200 तक। मतलब 200 से रिलेट करो ना, उसमें 2 आ रहा है, 2 से 200, फिर आपको कंफ्यूजन ही रहेगा। और यहाँ पर डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स डायरेक्टर्स भी 2 हैं, 2 से लेके 15 तक है। ठीक है, और आपको पब्लिक कंपनी का भी यहाँ पे लिखवा दिया था। पब्लिक कंपनी के केस में मैक्सिमम की तो देखो कोई लिमिट होती नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, मेंबर्स के केस में 7 है। ठीक है, डायरेक्टर के केस में 3 है। हाँ, मैक्सिमम यहाँ पे मेंबर्स अनलिमिटेड है, कोई लिमिट नहीं। और यहाँ पे मैक्सिमम डायरेक्टर्स में ना, मैंने आपको इधर 15 लिखाया था, पर आगे जाके आपको बताया था फाइनल लेवल पे डायरेक्टर्स वाले सेक्शन शुरू हो जाते हैं 149 ऑनवर्ड्स। ठीक है जी। पहले 3 चैप्टर ना बहुत फुल फ्लेज डायरेक्टर्स के ऊपर है, वो खत्म ही नहीं होने के आते थे हमारे फाइनल लेवल को, जो पहले 3 डायरेक्टर्स थे। पर देखो, बेशक चाहे छोटे चैप्टर चाहे बड़े, पर इंटरेस्टिंग है। बट ठीक है, हाँ वो डायरेक्टर्स वाले आपके कुछ अकाउंट्स, ये जो कंपनी अकाउंट्स, कंपनी ऑडिट, इसमें आई थिंक उससे रिलेटेड भी कुछ सेक्शन, ऑडिट रिपोर्ट 143 वाला, 141। हाँ, ठीक है, ठीक है। सारे तो नहीं होंगे पर अभी उसमें कवर्ड, देखूंगी मैं पहले। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। तो इसमें पता है क्या, उसमें क्या है, 149 किया उसमें आपने? अच्छा, ठीक है, तो उसमें आपने पढ़ा होगा, अभी अभी किया नहीं बाकियों ने अभी ऑडिट वाले में? अच्छा अच्छा, सच, ठीक है, आप दोनों की तैयारी कर रहे हो ना? ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात, टेंशन नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी। कूल डाउन आराम से। ठीक है, हाँ जी। ठीक है, आई होप प्रिया आपको समझ आ रहा है ना? हाँ जी। उसमें क्या है, पब्लिक कंपनी के केस में पता है क्या लिखा है कि 15 से ज्यादा भी हो जाएंगे डायरेक्टर, पर मेंबर्स की सहमति चाहिए हुई। मीटिंग बुलाई जाती है, मेंबर्स आते हैं, इकट्ठे होते हैं, वोटें डलती हैं। और कुछ में कहते हैं कि अगर मेजोरिटी ने वोट डाल दी तो पास हो जाएगा डिसीजन। कईयों में कहते हैं मेजोरिटी नहीं, हमें 75% वोटिंग चाहिए कम से कम। उसको क्या बोल देते हैं, स्पेशल डिसीजन या स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, रेजोल्यूशन मतलब डिसीजन लिए जाएंगे कैसे, वोट डाल के। अगर मेजोरिटी के थ्रू हम कह रहे हैं 50% ज्यादा वाला डाल दें मेजोरिटी, उसको बोल देते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। आपने पढ़े हैं वर्ड, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन? हाँ, ठीक है, तो एक तरह से ये क्या है, डिसीजंस होते हैं जो मेंबर्स की मीटिंग बुला के वोटें पढ़ के ली जाती है। ठीक है, अगर मेजोरिटी से हम कर रहे हैं डिसीजन पास तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होता है, अगर 75% वोटिंग चाहिए तो स्पेशल रेजोल्यूशन होता है। ठीक है, लिखवा भी दूंगी, कोई बात नहीं, आगे इसके बारे में डिटेल में है पूरा। तो बेशक यहाँ पे इसके आगे क्या लिख लो, 15 को लिख लो कि 15 को हम बढ़ा भी सकते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, ये देखो ऐसे करके लिख लो। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके इंक्रीज किया जा सकता है, ऐसे एरो सा लगा। अच्छा, चलो मैं ऐसा करती हूँ, यहाँ यही लिखवा देती हूँ, चलो। जैसे कि, ओके डियर, ओके ओके, ठीक है, चलो ऐसे करो, यही लिख लो। रेजोल्यूशन बोलते हैं या इसको डिसीजंस बोलते हैं, ठीक है। अभी सिंपल लेमन लैंग्वेज में करवा। ठीक है, एक क्या होता है हमारा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ले लो, अच्छा अच्छा लिखो ना, फिर समझ नहीं आएगी, है ना? चलो, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, इसको मैं ओ आर करके लिखा करूंगी, ठीक है। और एक होता है स्पेशल रेजोल्यूशन, या कुछ स्पेशल तरह के काम है जिसके लिए वोटिंग ज्यादा डलवानी पड़ेगी, ये एसआर बोला गया। ठीक है, तो इसमें जो है वोटिंग कितनी चाहिए होगी, वोटिंग ग्रेटर देन 50%। मतलब मेजोरिटी नहीं बोलते होते, जैसे मेजोरिटी क्या होता है, 50% ज्यादा वाले जो वोटें डलगी उसके फेवर में डिसीजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये वो हो गया। और यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन के केस में क्या होएगा, यहाँ पे वोटें कितनी डालनी है? हाँ, कम से कम 75% वोटिंग डलेगी तभी वो डिसीजन पास होगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे पब्लिक कंपनी के इसमें आगे सेक्शन 149 ऑनवर्ड जो है उसमें दे रखा है कि 15 से ज्यादा भी हो सकते हैं स्पेशल। ठीक है,
ठीक है, हो गया। और फिर यहाँ पे स्मॉल कंपनी की क्या आती है लिमिट, बताना जरा। 440, 440 ये याद रखनी है। और मैक्सिमम कितनी है वो चाहे याद रहे ही ना रखे, वो हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे कितनी कहाँ तक इसको खींच सकते हैं हम, ठीक है, 10 से 100 तक कर सकते हैं। पर हमने जो क्वेश्चंस करने हैं ना, उसमें हमने ये करनी है 4 करोड़ और 40 करोड़ अप्लाई करनी, ठीक है, ये वाली लिमिट्स अप्लाई करनी। ठीक है, और फिर हमने आगे क्या किया था, ये किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं करनी है हमने, स्मॉल कंपनी वाली लिमिट्स हम हर पे नहीं लगानी हमने। होल्डिंग सब्सिडी वाला रिलेशन देखना है या पब्लिक कंपनी है ना, ये ऊपर क्या है, प्राइवेट कंपनी। अब आगे आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगी, पूरा क्वेश्चन बना दिया उन्होंने, बीच में एक जगह लिख दिया, जैसे कि ये जो कंपनी है एबीसी लिमिटेड, लिख दिया कि पब्लिक कंपनी, और सारी राम कथा दे रहे हैं स्मॉल कंपनी के हिसाब से। अगर तो आप फ्लो फ्लो में बस वो 440 कर रहे हो, पूरा आपने लिख देना है, और आंसर गलत तब, ठीक है, क्योंकि ये है कि ये प्राइवेट कंपनी के ऊपर है अप्लाई। और अब केस सिनेरियो बेस्ड ही आपके एमसीक्यूज आ रहे हैं, पूरी कहानियां बन के आ रही हैं, और आप एमसीक्यू कर रहे हो। वन वन लाइनर वाली चीजें चलेगी, वन वन लाइनर वाले एमसीक्यूज वो नहीं आने वाले, केस स्टडी बेस्ड ही आएगा पेपर। हाँ जी, तो ये हो गया हमारा। फिर आगे चलो, फिर ये वही हमने कहाँ पे कर लिया था, उधर टाइप ऑफ कंपनी में ही कर लिया था हमने, ऊपर करेक्टरिस्टिक्स में ही कर लिया था, है ना, कि लाइबिलिटी अगर लिमिटेड बाय शेयर्स है तो अनपेड अमाउंट मंगवाएंगे, कब मंगवा सकते हैं, जब तक कंपनी जिंदा है या उसके बाद भी वाइंडिंग अप पे। ठीक है, लिमिटेड बाय गारंटी में हम पैसे मंगवा सकते हैं ताकि वो कंट्रीब्यूट करे जो भी देनदारी है या एसेट्स में, कब, जब कंपनी वाइंड अप हो, या अगर दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, तो अनपेड शेयर, अनपेड अमाउंट और गारंटी अमाउंट मंगवा सकते हैं। अनलिमिटेड में कोई लिमिट नहीं है, जब तक एसेट्स या जो भी उधार ले रखा है डेट्स पे ऑफ नहीं होते तब तक देना पड़ेगा। और इसमें एक हमने मेजर यहाँ पर कुछ डिफरेंस किया था कि भाई जब शुरुआत में पैसे चाहिए कंपनी को तो शेयर इशू करेंगे, पर अगर शुरुआत में नहीं चाहिए पैसे तो क्या करती है, लोगों से गारंटी करवा ले। ठीक है, ये चीज हमने किया था। और देखो, और हमने क्या किया था यहाँ पे, ये किया था यहाँ पर हमने काफी सारी चीजें, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट, बताना जरा इसमें क्या था, होल्डिंग सब्सिडी और एसोसिएट कंपनी में मम्मी पापा कौन थे, होल्डिंग थे, बच्चों, बच्चों को क्या बोलते हैं, सब्सिडरी बोलते हैं, और उनके आगे बच्चों को मतलब एक तरह से हम छोटा सा हिस्सा एसोसिएट बोल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे होल्डिंग कब बनेगी, मोर देन 50% क्या है, वोट करने का हक है, या उसके अंदर शेयर्स में पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, और इसमें वोटिंग पावर कौन सी शेयर की हम काउंट करेंगे, इक्विटी शेयर की काउंट करेंगे। ठीक है, और किसे हम कर सकते हैं कंट्रोल, और क्या था यहाँ पर मतलब, हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है, मेजोरिटी आपको रखने की भी पावर है अभी और निकालने की, तो ये दोनों में से कुछ भी है तो होल्डिंग सब्सिडी रिलेशन हो सकता है। और हमने एक यहाँ पर किया था, ये जो हमने शेयर्स वाली चीज बोल रहे हैं, मोर देन 50%, चाहे खुद अकेले होल्ड कर रहे हैं चाहे दूसरी सब्सिडीज के साथ मिलकर करे, कि ये चीज हमने की थी। ठीक है, करेंगे बहुत सारे प्रैक्टिकल केस स्टडीज इसके ऊपर, होल्डिंग सब्सिडी रिलेशनशिप बेस्ड। ठीक है, और हमने यहाँ पर क्या किया था भाई, यहाँ पर दो से ज्यादा लेयर्स नहीं होने चाहिए। लेयर्स का क्या मतलब था यहाँ पर, हाँ, होल्डिंग के आगे सब्सिडीज के आगे आगे ऐसे ऐसे चीजें चलती रहती है ना, तो मैक्सिमम 2 लेयर्स तक होगा यहाँ पर। ठीक है, और कहते हैं होल्डी ओन सब्सिडी क्या होते हैं, होती क्या होल्डी ओन सब्सिडी, 100% कंट्रोल है, कहते हैं उसको तो काउंट नहीं करनी लेयर में। और ये वाली लेयर्स वाली चीज किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है ना, ये दो बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, सरकारी कंपनी, ठीक है, और काफी जगह पे सरकारी कंपनीज को कुछ छूट दी होती है, एग्जेम्पशन दी होती है। ठीक है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, गवर्नमेंट कंपनी, और यहाँ पे एनबीएफसी। ठीक है, और अच्छा, अगर किसी ने किसी के बिहाफ पे शेयर्स या पैसे एसेट्स को संभाल के रखे, उनको करना है काउंट यहाँ पर। ठीक है, बताओ जरा, है ना, यहाँ पर उनको नहीं काउंट किया जाएगा, क्योंकि वो तो जस्ट संभाल के रखने के लिए, ना कि वो कुछ कंट्रोल चाहते हैं वो सब, तो इसको कंफ्यूज नहीं कर। ठीक है, देन हमने किया था यहाँ पर एसोसिएट। एसोसिएट का क्या मतलब है, 20 से, हाँ, यहाँ पे ये कीवर्ड है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। अगर मैंने पेपर चेक करना हुआ आपका टेस्ट और एसोसिएट कंपनी से रिलेटेड कुछ आया, तो मैं तो वो ढूंढूंगी पूरे पेज में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस लिखा है या नहीं। अगर वो लिख दिया तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, चाहे मतलब बाकी चीजें मतलब उसके साथ आ जाएंगी, मतलब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है, और दो चीजें थी, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और ये 20%। ठीक है, कम से कम 20% होनी चाहिए। और क्या आ सकते हैं यहाँ पर कि ये क्या नहीं होनी चाहिए, सब्सिडी नहीं होनी चाहिए, इसी से तो हमने वो रेशियो निकाली ना 20 से 50, क्योंकि सब्सिडी कब बनती है, मोर देन 50%। ये चीज किया, फिर हमने जॉइंट वेंचर का देख लिया, कुछ मिलके किया जाता है। फिर हमने यहाँ पर क्या किया था, लिस्टेड कंपनी।
लिस्टेड एंड अनलिस्टेड का, सेक्शन 2 क्लॉज 52। ठीक है, अच्छा ये जो ऊपर हमने किया है ना स्मॉल कंपनी का, इसका बताओ मुझे क्लॉज क्या था। हाँ, 2 क्लॉज 80, इसके ऊपर बहुत आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, 2 क्लॉज 85, मतलब जो हम केस स्टडीज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे उसको क्लॉज के साथ हम जरूर याद रखेंगे। ठीक है, जैसे 1% कंपनी का आगे फुल फ्लेज इनकॉर्पोरेशन में पूरा टॉपिक आएगा कि ओपीसी बनाते कैसे हैं। 2 क्लॉज 62 हो गया, ये 85, 85 85 ऐसे 2-3 बार याद रखा करो, 85 85 85। ठीक है, और लास्ट मोमेंट पे देखो अगर पेपर में ना भी ध्यान रहा फिर हम सीधा सेक्शन 2 लिख सकते हैं। ठीक है, और 100% श्योरिटी है तभी हमने लिखना होता है। ठीक है, गलत के नंबर कटते हो। क्या था स्मॉल कंपनी का, सेक्शन 2 क्लॉज 80 85 था। ठीक है, और एक हमारा जैसे होल्डिंग सब्सिडी रिलेशन के ऊपर बनते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इसका देखो क्या है, सेक्शन 2 क्लॉज 46। ठीक है, 46 और 87, उधर 85 था, इधर 87। ठीक है, बीच में एक स्किप है, 85 87, और इधर क्या है 46। ठीक है, 85 87 और इधर 46। तो ये तीन तो रखने ही है हमने यार। फिर चलो आगे, लिस्टिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, लिस्टेड और अनलिस्टेड, सेक्शन 2 क्लॉज 52। अच्छा, सेक्शन 2 क्लॉज 42 कौन सा था, याद है क्या किसी को? हे भगवान, ये देखो काटा हुआ है यहाँ पे, देख के ही बता दो। ये इधर, ये देखो, मैंने कहा था ये काट दो, ये क्या था? 42 क्लॉज कौन सा था? फॉरेन कंपनी का था हमारा। ठीक है, फॉरेन कंपनी का अलग से चैप्टर भी है जो फाइनल टू ताकि इधर डाल, है ना? तो मतलब ये जिसके ऊपर पूरा आगे चैप्टर बना हो, ये क्लॉजेस के साथ हमने याद रखना। आगे आगे भी और आते जाएंगे ये वाले डेफिनेशन। ठीक है, सेक्शन 252 कौन से, लिस्टेड कंपनी का। ठीक है, इनके क्या होते हैं, सिक्योरिटीज लिस्टेड होती है स्टॉक एक्सचेंज पे। और ये किसकी सलाह के साथ चलती है, सेबी की सलाह के साथ, रेकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं। एक्सेप्शंस क्या थी यहाँ पर, कौन सी कंपनीज को छोड़ के बाकियों, मतलब इनको नहीं लिस्टेड माना जाएगा। मतलब ये कहती है कि हमने ना अपने इक्विटी शेयर नहीं लिस्ट कराए, बाकी चीजें कराई हुई है, हमको दे दो दर्जा लिस्टेड कंपनी का और हमें कुछ बेनिफिट दे दो। कहते नहीं जी, ऐसा नहीं होएगा। वो कहते हैं अगर आपने फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज, है ना, ये कुछ चीजें की थी ना यहाँ पे, कहते हैं हमने क्या करवा लिया, इक्विटी शेयर नहीं करवाया पर क्या करवा लिया, लिस्ट नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, पीपीबी क्या था? हाँ, वो क्या था, मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट जैसे। हाँ 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 हाँ, सिलेक्ट कर लिए लोग, उन्हीं को इशू करने हैं हमने बस, आम जनता को सबके लिए नहीं ओपन किया। ठीक है जी, तो यहाँ पे नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑन पीपीपी बेसिस। ठीक है, ये नॉन कन्वर्टेबल, इधर प्रेफरेंस शेयर, मतलब डिबेंचर्स हो गए इधर और इधर प्रेफरेंस शेयर हो गए। ठीक है, और यहाँ पे कुछ इक्विटी शेयर्स की तो बात ही नहीं हो रही, या दोनों कर दिया आपने लिस्ट। ठीक है, ये लिख लिया था ना, और बीच में या दोनों बोथ प्राइवेट, हाँ प्राइवेट, ये देखो इधर मैंने राइट से डेफिनेशन लिखी। ठीक है, ये लाइन नहीं, ये अलग से नोट मैंने लिखवाया था इधर। ठीक है, ये नोट में क्या है, प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है, जैसे कोई कंपनी होती है ना, जैसे पब्लिक कंपनी है, उसने अपनी इक्विटी शेयर इशू करने हैं। अब आप बताओ वो क्या करती होती है, वो तो सबके लिए ओपन कर देती है, जो मर्जी आके पैसे लगा ले। ठीक है, पर अगर उन्होंने कहा, जैसे सपोज मैं कंपनी हूँ, मैं पब्लिक कंपनी हूँ, मैंने इक्विटी शेयर्स का निकाला इशू और सबको कर दिया ऑफर। ठीक है, आपने सबने और जो भी और बच्चे हैं सब, चाहे वो डॉक्टर के लिए पढ़ रहे हैं, एमडी कर रहे हैं ना, कुछ भी आप सीए करो, सबने, चाहे इंजीनियरिंग करे सब। पर अब मैंने एक नया ऑफर निकाला, मैंने कहा सिर्फ सीए स्टूडेंट्स वाले बच्चे कर सकते हैं उसको अप्लाई, वो वाले, वो जो मैंने लॉट निकाला, कहते सिर्फ सीए स्टूडेंट्स ही करेंगे अप्लाई। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया ना, कुछ ग्रुप, कुछ लोग सिलेक्ट कर लिए कि सिर्फ सीए वाले ही बच्चे। ठीक है, ओपन नहीं किया मैंने जो बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं या मेडिकल कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है, सेल ऑफ शेयर्स डिबेंचर्स किसको, टू प्री सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स या इंस्टीट्यूशन रादर देन इन ओपन मार्केट। ये देखो इधर राइट साइड लिखा हो। ठीक है, मतलब सिलेक्ट करके लोगों को, उनको आपने देने हैं शेयर। और फिर और कौन सी पब्लिक कंपनी को नहीं माना जाता लिस्टेड कंपनी? ठीक है, कहते हैं उन्होंने अपनी इक्विटी शेयर इंडिया में नहीं करवाया, वो बाहर करवाया है, कहते तब भी नहीं उसको दर्जा दिया जाएगा। और एक प्राइवेट कंपनी जिसने क्या किए हैं अपने, क्या चीज, डिबेंचर्स, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स लिस्ट करे हैं, तो उनको भी नहीं यहाँ पर दर्जा दिया जाएगा। तो इनको उसके घेरे से बाहर किया हुआ कि इनको नहीं मिलेगा दर्जा, बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, और अनलिस्टेड कौन सी होंगी, जिन्होंने अपनी सिक्योरिटीज लिस्ट नहीं कराई। ठीक है, ये होगा। देन हमने कुछ यहाँ पर अदर कंपनीज पढ़ी थी। फॉरेन कंपनी का मतलब बता दो क्या था जरा, फॉरेन कंपनी का। कंपनी और बेसिकली इंडिया पर भी आता है सौ। और एक और चीज थी, वो प्लेस ऑफ बिजनेस से क्या चल रहा है, काम चल रहा है ना, मतलब ऑफिस भी है और उसके थ्रू काम भी चल रहा है। ऑफिस को बोल देते हैं प्लेस ऑफ बिजनेस, काम को बोल देते हैं कुछ बिजनेस एक्टिविटी चल रही है।
ठीक है, जिसका जन्म बाहर हुआ है पर कोई ऑफिस है इंडिया में जिसके थ्रू काम हो रहा है, ये सिंपल देसी भाषा है। ठीक है, और इसका इंग्लिश वर्जन क्या होगा, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया विच हैज प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया एंड कैरिंग बिजनेस एक्टिविटी थ्रू दैट ऑफिस। इसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। ठीक है जी, और ये कामकाज कौन कर रहा है, चाहे बंदा वो खुद कर रहा है चाहे किसी के थ्रू करवाया जाए, और फिजिकल मोड में या कैसे, डिजिटल मोड में, इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, आगे जब फॉरेन कंपनी का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें इन डिटेल इलेक्ट्रॉनिक मोड का मतलब बता रखा है, इन डिटेल कि क्या क्या चीजें होती हैं इंक्लूड। ठीक है, देन क्या मतलब है यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी का, बोलो जी, गवर्नमेंट कंपनी का मतलब तो। हाँ, किसके पास है, सरकार के पास है। हाँ, ये दोनों मिलके, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, या दोनों को मिलके उसमें कुछ हिस्सा है। ठीक है, यहाँ पर कितना, 51%, एटलीस्ट 51% या उससे ज्यादा था। या गवर्नमेंट कंपनी के बच्चों को भी क्या बोला जाएगा, गवर्नमेंट कंपनी यहाँ पर बोला जाएगा, मतलब सब्सिडी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी भी गवर्नमेंट कंपनी कहलाई जाएगी। और फिर हमने बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब देखा था, ये वाइडर टर्म थी कंपनी से ज्यादा, इसमें हर तरह की कंपनी इंक्लूड हो जाएगी। और कौन सी इंक्लूड हो जाएगी, फॉरेन कंपनी भी इंक्लूड हो जाएगी। बॉडी कॉर्पोरेट जब वर्ड बोलते हैं ना, इसका वाइडर टर्म होता है, मतलब फॉरेन कंपनी भी इंक्लूड करें। पर क्या चीज बाहर रख रहे हैं इससे, जैसे बॉडी कॉर्पोरेट को कॉर्पोरेशन भी बोल दिया है ना, इससे कंफ्यूजन हो जाती है कॉर्पोरेटिव सोसाइटी से। जब वो जो संस्थाएं, सोसाइटियां, ट्रस्ट बनाई होती है, उनके अलग से मम्मी पापा है, कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज है। ठीक है जी, या सरकार अगर नोटिफाई करती है तो वो डिपार्टमेंट, वो कंपनी इसके बाहर हो सकती है बॉडी कॉर्पोरेट के मतलब से। तो एक वाइडर टर्म है बॉडी कॉर्पोरेट का, मतलब सब बाहर की कंपनीज भी इंक्लूड हो जाती है फॉरेन कंपनी, पर क्या एक्सक्लूड कर दिया, कॉर्पोरेट सोसाइटी या सरकार नोटिफाई कर दी। तो ये सरकार वाली चीज ना हर जगह आपको दिखेगी, सरकार अपनी मर्जी से बस नोटिफाई करना है, ऑफिशियल गजेट में ही तो छापना है उन्होंने। ठीक है, ये किया हमने। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी का आपको जनरल से यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मतलब बताया था कि बेसिकली क्या होता है, मिडल मैन उन्होंने हटाने हैं ताकि अपने मेंबर्स को ठीक रेट पे अपना सामान दे, सर्विसेज दे, या गुड्स एंड सर्विसेज जो भी है सप्लाई करें, और मिडल मैन रिमूव करें। और हर बंदे का, ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू नंबर ऑफ वोट नहीं है, यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल इज इक्वल टू, हाँ, नंबर ऑफ वोट्स होगा, जितने लोग उतनी वोट। ठीक है, ये नहीं कि जितने शेयर उनके पास है उतने vote। ये किया था, और कैश में डीलिंग होगी। फिर अच्छा, यहाँ पर देखो हमने क्या किया था, हाँ, सेक्शन 8 में क्या था, ओपीडी का क्या मतलब था, हाँ, ओपीडी का क्या मतलब था, हाँ भाई, सेक्शन 8 कंपनी जो लोगों का भला करने के लिए बनाई है कंपनी, उनका ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, लोगों का भला करना। ठीक है जी, और क्या वो कर सकती है, डिविडेंड डिविडेंड बांट सकती है किसी को। ठीक है, वो बांटने का उनको कोई हक नहीं है, प्रोहिबिट, बैन लगाए, पूरी पाबंदी लगाई। और पी से प्रॉफिट है, अगर वो प्रॉफिट होता है कहाँ लगाना उन्होंने प्रॉफिट, बांट देना है डिविडेंड। हाँ, वही वाला जो ऑब्जेक्ट है उनका उसी में लगाना, ऑब्जेक्ट पूरा करने में लगाना, तो ये ओपीडी था। फिर हमने देख आगे डिटेल में पढ़ेंगे सेक्शन 8 बनती कैसे, क्या प्रोसीजर है, तो इनको क्या करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो सरकार क्या करती है, लाइसेंस इशू कर देते हैं कि आप ये करो, और इनको कुछ छूट भी मिली होती है। ठीक है, और इनको रजिस्टर कराना होता है एमसी की वेबसाइट पे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है कि ये कंपनी एबीसी लिमिटेड, मतलब इनको आगे लगाना होता है लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, कुछ वो भी नहीं लगाना होता, बस नाम है कंपनी का और ये सेक्शन 8 कंपनी है, उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सरकार लाइसेंस इश्यू कर देगी। ठीक है जी, ये चीज की थी हमने। और एक हमने डोरमेंट कंपनी के बारे में पढ़ा था, डोरमेंट कंपनी का मतलब क्या है, हाँ, हाँ, फ्यूचर प्रोजेक्ट, मतलब एक तरह से ना के बराबर ही है, कंपनी है नहीं है एक ही बराबर है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में है क्या, ठीक है, एग्जैक्ट मतलब क्या है, फिर ये कंपनीज को ना अप्लाई करना पड़ता है कि हमें डिक्लेयर कर दो डोरमेंट। नहीं तो अगर ये अपने आप को एक्टिव मानेगी, इसको सारे के सारे प्रोविजंस कंप्लाई करने पड़ेंगे, नहीं मानेगी सरकार की बात, कंपनीज एक्ट की बात, तो पनिशमेंट मिल जाएगी। ठीक है, तो या तो ये किस लिए बनाएगी, कंपनीज एक्ट में इन्होंने रजिस्टर करवाया हुआ है, रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। और किस पर्पज के लिए इन्होंने बनाई थी कंपनी, आगे जाके कोई काम करना है, कोई बिल्डिंग बनानी होगी, या और डालो बीच में, या किस पर्पज के लिए, कि एसेट दूसरा संभाल के रखने के लिए, दूसरों के एसेट संभाल के रखने के लिए बनाई गई थी। ठीक है जी, और पर साथ में इनकी पर क्या नहीं है कोई, ठीक है, किस पर्पज के लिए बनाई गई थी, या कोई आगे जाके काम करना है, या कोई एसेट होल्ड करके रखना है किसी के बिहाफ पे, पर, हाँ, और एंड लगा लो यहाँ पे, कुछ भी बोल दो कि साथ में पर क्या नहीं है इनकी, बेशक आगे जाके कोई काम करना है या अभी एसेट होल्ड कर रहे हैं, फिर इनकी क्या नहीं है, सेट, मतलब सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन कोई भी नहीं। अभी कौन सी थी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, बताना।
कौन से होते हैं जरूरी कुछ ट्रांजेक्शन, पर हमने कहा था ये तो आमतौर पे सभी करते ही हैं। भैया आपने कंपनी बनाई है, फॉर्म हम तो भर के दोगे ना अपने वहां पे एमसी के वेबसाइट पे, कोई फीस है कुछ है वो तो नॉर्मल करोगे, अपना ऑफिस का खर्चा बेयर करोगे, संभाल के रखोगे, मेंटेनेंस या कुछ भी रिकॉर्ड्स बनवाओगे। कहते हैं इनके अलावा बाकी सब क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, जैसे पेमेंट ऑफ फीस टू रजिस्ट्रार, या मेंटेन करना ऑफिस को, या रिकॉर्ड्स मिटाना, ठीक है, या एक्ट के लिए कंपनीज एक्ट का कंप्लायंस करना। कितने सारे प्रोविजन है यहाँ पर। आपको कुछ फॉर्म भर के देना है, फीस जमा करना है, वो तो नॉर्मल सबको करनी है, चाहे आप जिंदा हो चाहे मरे हो, आपको वो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीजें थी। या आप शेयर अलॉट कर रहे हो, भाई कंपनी आपने बनाई है, पैसे चाहिए, शेयर इशू कर रहे हो, अलॉट भी तो करोगे ना, तो ये सब कंपनीज करती है, कुछ अलग तो नहीं कुछ ये कंपनीज करे। तो ये तो नॉर्मल है, ये नॉर्मल है चीज, ये जो सभी करते हैं, इसके अलावा वाली मान लीजिए सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। ठीक है जी, तो कहते हैं आप काम कर रहे हो नहीं करे तो ये चीजें तो आपको करनी ही पड़ेंगी। ठीक है जी, अब आपने कार खरीदी हुई है ना, उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं ना हम। ठीक है जी, अच्छा हमने अपने ऊपर भी तो ले लेते हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हैं। अब हमारी भगवान करे हमारी हेल्थ सही रहे, तो हम नहीं करते यूज, पे पैसा तो देना पड़ता है ना, प्रीमियम देना पड़ता है। सेम कार है, कार चलाओ ना चलाओ, घर के गैराज में खड़ी है, ठीक है, पर प्रीमियम पे करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो वो तो नॉर्मल कर ही रहे हो, बाकी सब भी तो कर ही रहे हैं, चाहे कार चलाओ ना चलाओ, सेम यहाँ पे। कंपनी जो डोरमेंट कंपनी है जिसमें कोई कामकाज नहीं चल रहा, ये चीजें तो नॉर्मल आपको करनी ही पड़ेगी, चाहे आप जिंदा हो चाहे मरे हुए हो, चाहे जिंदा लाश की तरह। ये किया था हमने। ठीक है जी। फिर और एक और हमने यहाँ पे कंडीशन देखी थी, और कौन सी कंपनी को डोरमेंट कंपनी बोला जाता है, इसको एक इनएक्टिव कंपनी भी बोला जाता है। इसमें क्या है, पिछले 2 सालों में ये दो जो चीजें हैं ना, इसमें क्या लिमिट दी हुई है, 2 फाइनेंशियल ईयर्स। कहते कंपनी क्या नहीं करी, पिछले 2 सालों में कोई कामकाज नहीं करी, या पिछले 2 सालों में कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन भी नहीं है, ठीक है, और ना ही क्या है कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न भी नहीं फाइल। ठीक है, तो इसको पता है यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, ड्यूरिंग लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स। ठीक है जी, मतलब नो बिजनेस एंड प्रोफेशन, आगे समरी भी बनवाऊंगी आपको, नो बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, और क्या है यहाँ पर, नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। ठीक है, और ना ही क्या नहीं फाइल की, ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल की है और ना ही एनुअल रिटर्न फाइल। ठीक है, पिछले 2 सालों में कोई चीज नहीं चल रही है आपकी यहाँ पर, ना कोई काम धंधा चल रहा है, ना कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है, ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल की, ना एनुअल रिटर्न फाइल की है, तो ये कोई काम नहीं चल रहा। ठीक है, ये समरी सी यहाँ पर लिख लो, आगे एक समरी अलग से भी बनवाऊंगी आप पूरे चैप्टर की। ठीक है, मतलब ये दोनों में है ये, ड्यूरिंग लास्ट 2 फाइनेंशियल, इसके ऊपर इसके साथ भी यहाँ पे लिख लो ड्यूरिंग लास्ट 2 फाइनेंशियल। ठीक है, ये दोनों के ऊपर एलिमेंट। ठीक है, ड्यूरिंग लास्ट 2 फाइनेंशियल। तो यहाँ पे क्या है, डोरमेंट कंपनी का मतलब दो तरीके से बताया हो, क्या बताया हो, पहले वाले में क्या था, किस लिए बनाएगी, आगे जाके कोई काम करना है, फ्यूचर प्रोजेक्ट या कोई एसेट होल्ड करके रखना है, ठीक है, पर कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। और इसको इनएक्टिव कंपनी भी बोला जाता है। इनएक्टिव कंपनी का मतलब क्या होता है, पिछले 2 साल में कोई काम धंधा नहीं चल रहा, ना आप कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिटर्न फाइल कर रहे हो, ना सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो दोनों में से कुछ भी हो जाए तो आपका क्या बन जाता है, हक बन जाता है कि आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो सरकार के पास कि मेरे को डोरमेंट डिक्लेयर कर दो। ठीक है जी, ये चीज है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन देगी कंपनी, और अगर रजिस्ट्रार को सब सही लगा तो वो सर्टिफिकेट इशू कर देगी, डोरमेंट कंपनी का स्टेटस बताते हैं कि ये कंपनी क्या है, डोरमेंट कंपनी। ठीक है, अच्छा आप बताओ, आपको स्टेटस मिल गया डोरमेंट कंपनी का, अब आप कुछ भी कर सकते हो। आपको अगर रिटेन करके रखना है तो जो भी फीस फाइल करने, डॉक्यूमेंट जितने भी नंबर ऑफ डायरेक्टर वगैरह बोलते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है वो कंप्लाई करनी पड़ेगी आप। ठीक है, नहीं तो अगर नहीं करोगे तो आपका नाम हटा दिया जाएगा डोरमेंट कंपनी वाले रजिस्टर से। ठीक है जी, और आपको नॉर्मल कंपनी वाले में डाल दिया जाएगा, और फिर आपको प्रोविजंस कंप्लाई करने पड़ जाएंगे फिर। ठीक है, ये चीज था। फिर एक हमने यहाँ पे क्या किया था, ये 455 था डोरमेंट कंपनी का, 406 में क्या था, निधि कंपनी, जिसको और क्या बोला जाता है, म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी। हाँ जी, इसमें क्या था मतलब, हाँ ठीक है, अपने मेंबर्स के लिए बनाई जाती है निधि कंपनी, जिसमें बेसिकली क्या बताया जाता है कि कहाँ कहाँ खर्च सकते हो पैसे, कैसे बचा सकते हो पैसे, ठीक है, कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब पैसों से रिलेटेड सारा यहाँ पे बताया जाता है।
ठीक है जी, वो एक अच्छी हैबिट डाली जाती है लोगों के लिए कि ताकि वो ढंग से खर्चे पैसा बचाएं भी, डिपॉजिट भी करें। लेंडिंग और डिपॉजिटिंग बिटवीन मेंबर्स किया जाता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने और भी रूल्स यहाँ पे कंप्लाई कर सकता है, और नोटिफिकेशन के थ्रू बता सकते हैं कि कुछ चीजें नहीं अप्लाई होंगी निधि कंपनी के ऊपर, या अगर अप्लाई होंगी कुछ चेंजेस के साथ में। ठीक है, ये किया था हमने। फिर हमने लास्ट में हमने इधर और क्या चीजें की थी, कुछ मिसलेनियस प्रोविजंस किए थे। 464 में क्या था बताना। 464, हाँ, इलीगल एसोसिएशन किसको बोला जाता है बताना जरा। फ्रॉड, ठीक है, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, पर उन्होंने ना लोग इकट्ठे हो गए हैं काम करने के लिए, पर उन्होंने क्या बोल दिया कि हम तो ना लोग एओपी है, कहते हैं क्या पार्टनरशिप में हैं हम, कहते हम कंपनी थोड़ी ना है। कंपनीज एक्ट में उन्होंने रजिस्टर ही नहीं कराया, अगर करवा लेंगे तो क्या करने पड़ेंगे, वो 470 सेक्शन जो जो उनके ऊपर अप्लाई होंगे वो सारे कंप्लाई करने पड़ेंगे। तो वो कहते कि हम तो क्या है पार्टनरशिप में है, या कुछ लोग मिलके एओपी है हम तो कहते नहीं जी, अगर 50 से ज्यादा लोग मिलके कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या क्या कंडीशन थी कि 50 से ज्यादा लोग हैं मेंबर्स, ठीक है, आप कुछ काम धंधा करने लगे हो, आपका ऑब्जेक्ट है गेन प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमाना, और आपने रजिस्टर नहीं करा है कंपनीज एक्ट में, क्योंकि आप धोखा दे रहे हो सरकार को कंपनीज एक्ट में रजिस्टर ना करवा के, तो कहते आप हर मेंबर क्या हो जाएगा, पेनल्टी पड़ेगी मैक्सिमम 1 लाख की, और पर्सनल लाइबिलिटी भी रहेगी, अपनी जेब से भी पैसे देने पड़ेंगे, अपने पर्सनल एसेट बेच के भी पैसे की भरपाई करनी पड़ेगी। किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता ये वाला, हाँ, एचयूएफ या जिनका अपना कोई स्पेशल एक्ट है। ठीक है, और नीचे दिए हुए 2 पॉइंट, जैसे आज हम कुछ, अगर आज टाइम मिला नहीं तो नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस करने हैं हमने, जिसमें बताया हुआ था कि भाई अगर एक बार आप इलीगल डिक्लेयर हो गए हो, बाद में मेंबर्स 50 से कम भी कर दो तब भी आपका क्या नाम कहलाया जाएगा, इलीगल ही कहलाया जाओगे फिर, वो दाग नहीं हटेगा जो एक बार लग गया ना, ये किया था। और फिर हमने इधर क्या किया था, इधर 464 के बाद, हाँ जी, सेक्शन 3A में क्या है बताओ जरा, ये क्या है इसमें सेक्शन 3A, बोलो जी। हाँ हाँ हाँ, 6 महीने से ज्यादा बीत गए हैं, अभी तक वो ठीक नहीं किया, आपने मेंबर्स बढ़ाए नहीं जितने होने चाहिए थे, मतलब प्राइवेट कंपनी में 2 से कम हो गए, पब्लिक कंपनी में 7 से कम हो गए। ठीक है, और 6 महीने से ज्यादा बीत गया, आपने वो चीज ठीक नहीं की और आपको पता है। ठीक है, तो वो वाले मेंबर्स क्या हो जाएंगे, ठीक है, फिर पर्सनली लायबल हो जाएंगे। ठीक है, कंपनी तभी यहाँ पे लायबल होगी अगर क्या हो जाएगा, 6 महीने के अंदर अंदर सब ठीक कर दी। ठीक है, ये चीज की थी हमने। फिर और क्या किया था, इधर सिटीजनशिप वाला किया था कि सिटीजनशिप किसको मिलती है, इंडिविजुअल्स को मिलती है, और हमारे भारत के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज दे रखी है, और कुछ दिए हुए इंडिविजुअल्स के लिए, कुछ दिए हुए सभी पर्सन के लिए। टैक्सेशन में आप पर्सन में पढ़ते हो ना, इंडिविजुअल एच कंपनी, वो सब चीजें। ठीक है, तो कुछ सबके लिए दे रखी है, कुछ सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए दे रखी है। तो यहाँ पे कंपनी को कौन से वाले अप्लाई हो जाएगी, जो सब पर्सन के लिए एप्लीकेबल है, इंडिविजुअल वाले तो इंडिविजुअल को ही मिलेंगे। ये किया था। और इधर फिर हमने लास्ट में क्या किया था कि भाई ये जो लिमिटेड वर्ड और प्राइवेट लिमिटेड वर्ड है, ये कौन यूज कर सकता है, अगर आप कंपनी हो, कंपनी का मतलब कहाँ देखा था, सेक्शन 2 क्लॉज 20 में देखा था। ठीक है जी, तो तभी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो वर्ड्स, अगर इसके खिलाफ जाके कुछ किया तो आपके ऊपर पर डे की पेनल्टी लग सकती है, मिनिमम 500 मैक्सिमम 2000। हाँ जी, आया जी समझ आपको, बोलो जी बोलो। हाँ जी, ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर, और उसके बाद हमने क्या की थी, कुछ ये मिसलेनियस सी हमने कर ली थी। ठीक है, ये मतलब इतनी रेलेवेंट नहीं है, पर एक बार रीडिंग देनी जरूरी है। सेक्शन 2 क्लॉज 67 में क्या था, प्रीवियस कंपनी लॉ, मतलब एक हमारे को 1956 वाला पता है, 1866 वाला था, 1882 वाला था, 1913 वाला था। ठीक है, तो ऐसे करके कुछ हमारे पहले एक्ट थे कंपनीज एक्ट 2013 से पहले, तो कहते हैं इसमें भी अगर कोई कंपनी ने रजिस्टर किया है तो अब उसके ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 वाले प्रोविजंस लग जाए, सेक्शन 2 क्लॉज 67। फिर हमने क्या किया था, ये क्या था, ट्रिब्यूनल और एपीलेट ट्रिब्यूनल, ये कौन थी, कोर्ट कचहरी, कंपनीज के लिए अलग से कोर्ट कचहरी है, यहाँ पर नाम क्या है उसका, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होते हैं यहाँ पे, एनसीएलटी एनसीएलएटी, या ट्रिब्यूनल या एपीलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, क्या मतलब है फुल फॉर्म, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इधर नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, ये किया था। देन हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब देखा था कि कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स होता है। फिर हमने नीचे इधर क्या किया था, वोटिंग राइट का मतलब कि सब मेंबर्स का वोट डालने का हक होता है मीटिंग में। ठीक है, चाहे जाकर कर दो चाहे पोस्टल बैलेट, पोस्टल बैलेट क्या था, हाँ हाँ, कंपनी भेज देगी वो,
बैलेट सा पेपर था, उसके ऊपर वोट डाल के आप वापस भेज दो कंपनी को, पोस्ट कर दो। फिर डॉक्यूमेंट देखा था, ठीक है, एक बड़ी जनरल कैटेगराइज हमने कर दिया, कैटेगरी में डाल दी डॉक्यूमेंट। ठीक है, चाहे उसमें आता के नोटिस, एक्विजिशन ऑर्डर, रजिस्टर, कुछ भी होता है उसकी जनरल कैटेगरी में डाल दिया, चाहे आप फिजिकल मोड में करो चाहे डिजिटल। फिर टर्नओवर मतलब जो पीएनएल के क्रेडिट साइड पे आप कर रहे हो, मतलब आपने जितना सामान बेचे या सर्विसेज दी है या दोनों आप हो, तो उसका यहाँ पर आ जाए। ठीक है जी। और फिर यहाँ पर और कौन सी मिसलेनियस डेफिनेशन हमने की थी, इधर हमने पढ़ा था मतलब किसका, रजिस्टर का, कि जो हमारा एक जो सरकारी ऑफिसर है ना, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ठीक है, रजिस्ट्रार बोल दो, एडिशनल डेप्यूटी असिस्टेंट, ठीक है, उसका क्या काम होता है, कंपनी रजिस्टर करना और जो भी फॉर्मेलिटीज कंप्लाई करने कंपनी एक्ट में उसको रजिस्टर बनाना होता है, फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक मोड। ठीक है, तो रजिस्टर ऑफ कंपनीज बोल देते हैं, और जो बना रहा है उसको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। फिर हमने अच्छा यहाँ पे किया था एक एक्ट, सिकरा, क्या था उसमें, सिकरा में क्या था, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन है, ईयर कौन सा था, पुराने वाला, हाँ हाँ, यहाँ पे सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन है। ठीक है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन, यहाँ पे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह बनते हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड। और यहाँ पे ना रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज का मतलब या सिक्योरिटीज का मतलब कहाँ पे दिया हो, सिक्रा है। ठीक है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन है, ईयर कौन सा, पुराने वाले कंपनी एक्ट का। ठीक है, और यहाँ पे सेक्शन 2 क्लॉज 82 में क्या दिया हुआ है, सिक्योरिटीज एंड एक्सपोर्ट बोर्ड, यहाँ पे सेबी का मतलब कहते हैं सेबी एक्ट में, आप देख लो। ठीक है जी। हाँ जी, आया जी समझ में आपको, बोलो जी बोलो। ठीक है, और फिर यहाँ पे डायरेक्टर का मतलब था, जो डायरेक्टर अपॉइंट होता है। और फिर यहाँ पे कंट्रोल का मतलब कि वही डायरेक्टर्स को रखने निकालने वाला, और जो पॉलिसी डिसीजंस में जो पार्टिसिपेट करता है। टोटल वोटिंग पावर का क्या मतलब था, कि मेंबर से जाके वोट डाल दें चाहे किसको भेज दें, प्रॉक्सीज को भेज दें। ठीक है जी, तो वो चीज होगी वहां पर कि जितने भी लोग प्रेजेंट वहां पे वोट डाल रहे हैं तो उसको काउंट किया जाएगा, टोटल वोटिंग पावर काउंट। ठीक है जी प्रिया, ठीक है। हाँ जी बोलो जी, आया समझ में सबको ये? है किसी का कोई डाउट इसमें? हम्म। ठीक है, तो ये था हमारा प्रीलिमिनरी चैप्टर। ठीक है, और जितनी बार भी आप ना रिवाइज करते जाओगे, आपका ना टाइम लिमिट जो है, टाइम कम कम लगता जाएगा। जितनी बार आप रिवाइज करते जाओगे टाइम कम कम लगता जाएगा। अब अगली बार करोगे ना, अभी कितना टाइम लगा हमारे को, कितना, कितने बजे की थी हमने क्लास स्टार्ट, चलो घंटा 1.5 घंटा चलो लग गया, कि कब की थी हमने, पता ना क्या टाइम, है ना, चलो घंटा की लग गया हमारे को। ठीक है, तो ये भी अभी धीरे धीरे चलती थी। ठीक है, अब जब आप खुद करोगे या नेक्स्ट टाइम फिर करोगे, 1 घंटे से आधा घंटा, फिर नेक्स्ट रिवीजन में आधे घंटे से 15 मिनट। ठीक है, फिर हमने कुछ मिनट्स पे आना है, ताकि वो जो एक दिन वाली छुट्टी है ना, कुछ मिनट से पूरा चैप्टर हो जाए आपका रिवाइज, वो कुछ मिनट्स पे आना है। वो तभी पॉसिबल है, मेरे साथ साथ चलोगे और घर पे भी 10-15 मिनट है ना। चल, क्या, ये एक चैप्टर नहीं है, पता है क्या, ये एक तरह से डिक्शनरी है। पहला चैप्टर क्या है, हमारी डिक्शनरी है, जिसमें ना, हाँ हाँ, एक चैप्टर बना हुआ है। ठीक है, पर मैंने ना इसको अपने हिसाब से करा है, इसमें क्या है 90+ डेफिनेशन दे रहे हैं। तो अगर आपको सारी यहाँ पे पढ़ाने लग जाती है, जिसका पर एलिमेंट्स आगे चैप्टर्स में है, कनेक्टिविटी ना बनती, तो इसलिए ये छोटा बन गया। ठीक है, वो जो बाकी डेफिनेशन है बाकी चैप्टर्स में साथ साथ करते जाएंगे, वो कवर अप होता जाएगा। पर अभी आगे बढ़ने के लिए इतना सफिशिएंट था हमारा। ठीक है, तो ये चीज है। तो एक बार के लिए मैं यहाँ रिकॉर्डिंग रोक रही हूँ, ताकि फिर ना मैं अलग से फोल्डर इसका बना दूंगी।